हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। 10 जनपद में 2023-24 की तैयारियों को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी के सीएम से लेकर सभी वरिष्ठ नेता बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इन सब के केंद्र में जो है उसका नाम प्रशांत किशोर है, जो कि कहा जा रहा है कि पार्टी के लिए रिवाइवल प्लान लेकर आए हैं, यानी फिर से पार्टी को खड़ा करने का प्लान इनके पास है। उसका उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्हें जल्द ही पार्टी में कोई बड़ा पद भी दिया जा सकता है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने कहा उनको पार्टी में लेने या ना लेने का फैसला हाईकमान करेगा। पहले कमलनाथ के साथ बात और अब सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने 2018 में बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था। ऐसे में जब बात एक बार फिर रिवाइवल की आई, बात जब मिशन 2023 और 24 की आई, तो हाईकमान ने सबसे पहले उन राज्यों पर फोकस किया जहां वो अभी भी मजबूत हैं। जिम्मेवार विपक्ष के जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ढालने बारे पिछले 2-3 दिन से लगातार ये समिति मंत्रणा कर रही है। इसलिए आज उन दोनों मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे मंत्रणा की गई। ये मंत्रणा पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। दरअसल 10 जनपद में बढ़ी गहमागहमी के पीछे इलेक्शन मैनेजर प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ी जीत दिलाने के बाद प्रशांत किशोर खाली बैठे थे। इसी बीच कई बार राहुल गांधी से मुलाकात की, उनकी तस्वीर भी सामने आई, जिस पर प्रशांत ने कभी भी मना नहीं किया। कुछ बिंदुओं को लेकर मतभेद की बात स्वीकारी, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद आखिर इस हफ्ते खबर आई कि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दिया और सभी ने उनके गाइडेंस में चुनाव लड़ने की बात को कमोबेश स्वीकार भी कर लिया। वो आएंगे नहीं आएंगे, लेंगे नहीं लेंगे, ये उन पर है और हाईकमान पर है। महत्व इसी बात है, उस बैठक में, इतने महत्वपूर्ण बैठक में मुझे बुलाया गया तो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। बैठक में तो शामिल होने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका। 10 जनपद की इस हलचल पर बीजेपी की भी पूरी नजर है। हालांकि सार्वजनिक मंच पर पार्टी के नेता इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पीके आए हैं तो इस बार कांग्रेस को लिटा के जाएंगे। जो जाए, अब यहाँ तक कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हैं, पर जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें सिखाएंगे पीके। उसको उसीलिए तो आज बैठक बुलाई है, उनसे जो सीख के आए हैं वो बताएं। प्रशांत किशोर खुद भी यंग हैं और अब तक ज्यादातर यंग नेताओं के साथ ही काम किया है। इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में वो कांग्रेस के साथ पहले भी यूपी में काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उनको इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने के साथ ही कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल के लिए भी खुली छूट दी गई है। अगर ऐसा है तो जाहिर है उनकी ट्यूनिंग ओल्ड गार्ड की बजाय यंग जनरेशन के नेताओं के साथ ज्यादा बेहतर होगी। ऐसे में पहले ही G23 के जंजाल में फंसी कांग्रेस के सामने बैलेंस बनाने की चुनौती आगे भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। केंद्रीय मंत्रियों के सिलसिलेवार छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सूबे की सियासत बहुत गर्म है। केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं तो कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। कुल मिलाकर दौरे के दौरान राजनीतिक बयानबाजी से सियासी घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्रियों के आकांक्षी जिले के दौरे की कड़ी में बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बिलासपुर पहुंचे।
उन्होंने ACCL, NTPC, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही एयर पॉल्यूशन, फ्लाई ऐश के निपटान और कोल प्रोडक्शन को लेकर स्थिति की समीक्षा भी की। अश्विनी चौबे ने कहा कि कोरबा में संभावनाएं बहुत हैं, मगर वो देश के उन 32 शहरों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है। उन्होंने जनजातीय समूह और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने और उद्योग स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए और उसको उस दृष्टिकोण से हमने आज स्पेशल मीटिंग भी रखा था। पिछले 4 दिन में आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे से यहाँ की सियासी फिजा गर्मा गई है। एक दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो दल बदल करता है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती और ऐसे लोगों का मैं जवाब नहीं देता। 112 जो आकांक्षी जिला पूरे देश में रेखांकित किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ताकि इस देश में प्रगति और विकास जड़ तक पहुंच पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ कर तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता। सीएम भूपेश बघेल ने कोयले को लेकर केंद्र की नीति को फेल बताया है और सरकार विदेशों से आने वाले कोयले के इस्तेमाल का दबाव बना रही है, जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, जहां कोई नियम ही नहीं था। मोदी सरकार में नियम भी है और नीति भी है। इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है, तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया। बृहद मीटिंग करके और इनके सॉल्यूशन को हर स्तर पर, चाहे वो एयर पोल्यूशन का बात हो, प्रदूषण का बात हो, कोयले खदान की चोरी की बात हो, इन सभी विषयों पर गंभीरता से बात हुई है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर राज्य सरकार के रिएक्शन से अब बीजेपी नेता हमलावर मोड में है। पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत पूरी पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है। हेल्थ और एजुकेशन और सैनिटेशन पे विशेष सरकार, केंद्र सरकार ने सहयोग दिया है, दे रहे हैं। उसकी समीक्षा करने के लिए सिंधिया जी आए थे। ऐसे कांग्रेस की सरकार विचलित क्यों है? प्रश्न यह है, जब केंद्रीय मंत्री आते हैं तो छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। केंद्र सरकार के मंत्री स्वयं ही आकर केंद्रीय योजनाओं का किस प्रकार से क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है, उन जिलों को विकास की मुख्य धारा में किस प्रकार से लाया जा सकता है, इसकी वे समीक्षा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीला शुक्ला और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि दौरे पर आने वाले केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ता की तरह बर्ताव कर राज्य सरकार की केवल आलोचना कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि उनके मन में छत्तीसगढ़ के विकास की कोई चाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मंत्री आ रहे हैं वो कुछ बिगाड़ने नहीं आ रहे। केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी हैं उसकी जानकारी लेने आए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हमारी सरकार को, जो प्रदेश की सरकार है, उसको केंद्रीय मंत्रियों के दौरे अभी जारी रहेंगे। इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी छत्तीसगढ़ आएंगे। जाहिर है सियासी संग्राम का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल में 22 अप्रैल को गृहमंत्री अमित भाई शाह की दौरे की तैयारियों का जायजा लेने आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जम्बूरी मैदान पहुंच गए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी रहे। इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। गृहमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जम्बूरी मैदान में 3000 से ज्यादा पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। आपको हम ये भी बता दें कि कार्यक्रम में 1 लाख लोग पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। गृह मंत्री जी जब आएंगे तो सबसे बड़ा जो स्वागत देंगे वो वन समितियां और ग्राम सभाएं जो हैं हमारी, उनको जो इमारती लकड़ी से आय शासन को प्राप्त होती है उसका 20% हमने ग्राम स्तर पर ही वन समितियों को देने का फैसला किया है। आकांक्षी जिलों का कामकाज परखने राजनांद गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान और उस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पलटवार पर मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं वो बताएं
कि उन्होंने मध्य प्रदेश के हितों की जो राशि केंद्र सरकार ने अब तक रोक रखी है उसे दिलवाने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कितनी मदद की। दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाली सहायता और योजनाओं की जानकारी ली है। केंद्र सरकार बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर ही तो काम कर रही है। उन्होंने भाजपा से कितना अनुदान लिया और मंत्री बनने के बाद माननीय सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश की कितनी धनराशि केंद्र में अटकी हुई है, हजारों करोड़ों की, उसमें से कितनी धनराशि दिलाने के लिए शिवराज सिंह जी की मदद की है, जरा वो मध्य प्रदेश के लिए बता दें। छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेश की बात ना करें, वो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके हम प्रयासों से जो काम कर रहे हैं उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं। और पार्टी की नीति प्रारंभ से जनसंघ के काल से रही है, न्याय सबके साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं, इसलिए बिना भेदभाव के केंद्र की सरकार काम कर रही है। सतना के नागौर के नवोदय स्कूल में नाश्ते के बाद 2 दर्जन छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से फूड पॉइजनिंग की आशंका व्यक्त की जा रही है। खाद्य विभाग की टीम नवोदय स्कूल की कैंटीन पहुंचकर सैंपल ले चुकी है। 25 में से 10 छात्राओं की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि जांच की रिपोर्ट के बाद ही तबीयत बिगड़ने के सही कारण की जानकारी क्लियर हो पाएगी। तो वहीं ग्वालियर में भी एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद सैकड़ों लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद कई लोगों को अस्पताल तक में भर्ती करना पड़ा। हालांकि मामले में अब तक नगर निगम और पुलिस ने किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया है। इनका सबका सिम्टोमेटिक इलाज जारी है। अभी बच्चे एक एक करके आए हैं, 7-8 बच्चे आए हैं नवोदय से, तो सबको कुछ कुछ डिफरेंट सिम्टम थे। किसी को एक आँख को हेडेक था, किसी को चक्कर आ रहा था, किसी को घबराहट हो रही थी, इस तरह थे। CMHO को भी बता दिया है और जितने भी को जो करना चाहिए मैंने आग्रह किया इन लोगों को वो सब करिए। और इसके बाद जब थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए थोड़ा, अभी तत्काल मैं शायद कहने जा रहा हूँ कि पता लगाई कि क्यों हुआ था ये। जबलपुर के रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में SNCU में ऑक्सीजन सप्लाई को प्रभावित कर नवजात शिशुओं की जान से खिलवाड़ करने का एक मामला सामने आया है। असल में लेडी एल्गिन अस्पताल में 19 अप्रैल की सुबह नवजात बच्चों के SNCU वार्ड में होने वाले ऑक्सीजन सप्लाई को किसी शरारती तत्व ने बाधित कर दिया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद समय रहते ऑक्सीजन सप्लाई बहाल कर दी गई। घटना के बाद अस्पताल अधीक्षक ने जांच के लिए एक टीम का गठन किया। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले लेडी एल्गिन अस्पताल में अधिकारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। अब इसी के बाद अस्पताल प्रबंधन इस मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कह रहा है। उसमें कोई किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई और तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उसको रिपेयर करा लिया गया है। उस समय लगभग 30 बच्चे भर्ती थे नवजात, पर उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हुई क्योंकि ये तत्काल ये चीज़ नोटिस में आने के बाद उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर उसको सुधार कार्य कर लिया गया। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की। 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई पर जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। दिल्ली में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा पुलिस ने जामा मस्जिद पर रोक लगाया है, 6-7 साल से भाजपा की सरकार है, तब क्यों नहीं बुलडोजर चलाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर हमला हुआ तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर वो राष्ट्रीय नीति बनाएं और इसे गुजरात, दिल्ली में सबसे पहले लागू करें। बता दें कि राज ठाकरे ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र की मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर को हटाने की मांग की थी, जिसको लेकर विवाद बढ़ रहा है।
राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यहां पिछले 24 घंटे में 1009 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की डेथ हुई है। हालांकि यहां 314 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 5.70% है। देश के तमाम राज्यों समेत एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर से जरूरी कर दिया गया है और मामले में लापरवाही बरतने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में तय समय से पहले 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। राज्य सरकार ने आज शाम को इसका आदेश भी जारी कर दिया। अब 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके बाद नया शिक्षा सत्र शुरू कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से गर्मी का अवकाश शुरू कर दिया जाए। स्कूलों में केवल कुछ विषयों में एंड लाइन असेसमेंट का काम होना है। इसके लिए 25 अप्रैल की तारीख तय हुई है। जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल आना चाहते हैं उनको 25 अप्रैल को असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद स्कूल अगले शिक्षा सत्र के लिए यानी 15 जून को खुलेगा। गर्मी की छुट्टी का यह आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, ये ध्यान ये देना है कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों में ये नियम लागू होगा। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टी की घोषणा सरकार ने। लगातार गर्मी बढ़ रही है। इस साल तो पहले ही 43-44 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये चिंतनीय है। दुर्ग के टप्पा तालाब में हुई हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रकाश का मोहल्ले की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वारदात वाले दिन प्रकाश लड़की से मिलने गया था। उसी दौरान मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उन लोगों को देख लिया, जिससे वे काफी आक्रोशित हुए। आरोपी बलदाऊ और उसके साथियों ने मिलकर प्रकाश ठाकुर को ठिकाने लगाने की एक योजना बनाई। प्लानिंग के तहत रात 2 बजे वो लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने मंसूबों को पूरा किया। मुरैना के चिन्नौनी चंबल थाना के खिड़ौरा गांव में आयोजित एक फलदान कार्यक्रम में हर्ष फायर का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ महिलाएं डांस करती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारी को वीडियो में मौजूद लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हर्ष फायर करने वाले लोगों के हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की जांच भी बढ़ा दी है, जिससे कोई भी बंदूकधारी किसी भी शादी समारोह में हथियार लेकर ना पहुंच सके। जबलपुर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर लोकल ब्रांड के कपड़े बेचे जाने का मामला सामने आया है। रेमंड कंपनी की शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर करीब आधा दर्जन दुकानों पर छापेमार की कार्रवाई की है। रानी साहिबा, मीनाक्षी शोरूम, पीपल वाला समेत कई दुकानें शामिल हैं। कर्मचारियों की पुष्टि के बाद पुलिस ने सभी दुकानों से नकली माल बरामद कर लिया है और रेमंड कंपनी की शिकायत पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमने कुछ 4-5 दुकानों की सर्च की इनके साथ और इनके बताए अनुसार कुछ हमने कपड़ा उसको जांच में लिया है, उसको चेक कर रहे हैं। उनकी बिलिंग भी हम कॉल कर रहे हैं दुकानदारों से और हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और अभी हम बिलिंग करके वेरीफाई करके फिर कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ने से एक बार फिर से देश में संक्रमण की आहट सुनाई पड़ रही है। साथ ही कई रिपोर्ट्स में दावा है कि अगले 2 से 3 महीने में संक्रमण की चौथी लहर आ सकती है। इन सब आशंकाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर XE वेरिएंट को लेकर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के CMHO को निर्देशित किया है। जिले में संक्रमण की स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने को कहा गया है और इसके साथ जो भी केस मिल रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने यह बताया कि प्रदेश में स्थिति काबू में है।
पैनिक जैसी कोई बात नहीं है, हम 1-2 दिन में समीक्षा करके कोई फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश में अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, परंतु ये बात सही है कि हम पूरी स्थिति पर नज़र गड़ाए हुए हैं और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में ना फैले और उसके लिए जो जो उपाय करने वो हम करेंगे। गरियाबंद में हुई हथनी की मौत के मामले में पोस्टमार्टम से कई खुलासे हुए हैं। हथनी गर्भवती थी और उसकी मौत भूख से तड़प कर हुई है। असल में हथनी के मुंह में छाले पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो कई दिनों से कुछ खा नहीं पा रही थी। आपको बता दें कि इस हथनी ने 15 से 20 दिन पहले धमतरी जिले के सिहावा में 5 लोगों को पटक पटक कर कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत भी हो गई थी। आज सुबह 7 बजे 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मादा हाथी है उनके मुंह में छाला पड़ गया था, जिसके कारण कई दिनों से खाना नहीं खाया था, और साथ में उन्होंने बताया कि मादा हथनी गर्भवती थी। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान 141 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 81 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि उन्होंने दी है। दीक्षांत समारोह का ये कार्यक्रम था जो देख रहे हैं आप। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल उइके ने कहा कि दृढ़ निश्चय और बुलंद हौसले के साथ कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। दीक्षांत दीक्षा का अंत नहीं बल्कि प्रारंभ है। इसके बाद जीवन के नए क्षेत्रों में प्रवेश करके नए अनुभवों को सीखने का मौका मिलेगा। इस दीक्षांत समारोह में कुल 81 बच्चों ने पीएचडी की पदवी प्राप्त की। 141 बच्चों ने 2 वर्ष के लिए एकेडमिक ईयर 2019-20 और 20-21 के लिए 141 बच्चों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो मेरा ड्रीम है कि मैं डिसेबल्ड बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने का बहुत हेल्प कर सकूं, और आज मैं गोल्ड मेडलिस्ट मम्मी पापा की वजह से और मेरे सभी टीचर्स का बहुत सपोर्ट है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर में कोविड केस फिर से बढ़ने लगे हैं। IBC 24 आपसे अपील करता है कि कोविड से जुड़ी सभी गाइडलाइन का कृपया पालन करें और बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये सवाल आपका है।